स्वागत है गौरी और प्रणव इस चैनल पर। नमस्कार। और आज मैं बुक रिव्यू लेकर आया हूँ सावरकर पार्ट 2 का। सावरकर पार्ट 2 1924 से 1966 तक। जब पहला बुक रिव्यू आया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, आप लोगों ने बहुत रिव्यू देखा भी और मुझे पूछना भी शुरू कर दिया कि नेक्स्ट रिव्यू कब आने वाला है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सावरकर 2 का बुक रिव्यू। माफ़ करिएगा, थोड़ी देरी लगी क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था। पहली किताब से भी बड़ी है दूसरी किताब, तो वो पूरी पढ़कर अपना अनुमान लगाना, खुद का ख़्याल उसमें डालना और फिर वो बुक रिव्यू सामने लाना, इसमें थोड़ी देरी लगी मुझे। लेकिन मैं आपके सामने आज ये बुक रिव्यू ला रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा ये बुक रिव्यू आपको कैसा लगा? कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मुझे आपको बताइए कि आपको कैसा लगा? नमस्कार। ये जो अगला बुक रिव्यू आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने वो है वीर सावरकर के ऊपर, जो दूसरी किताब लिखी थी विक्रम संपत जी द्वारा। वो थी सावरकर फ्रॉम 1924 टू 1966। अब हम पूरी की पूरी सीरीज के बारे में बात कर सकते हैं, पूरी 2 किताबों के बारे में बात कर सकते हैं और कंपैरिज़न भी कर सकते हैं कि बुक में जैसा दिखाया था, उसके कंपैरिज़न में मूवी में कितना दिखाया गया। राइट। तो आज अगर जब शुरू किया जाए तो पहली बात, ये 2 किताबें दिखने में 2 किताबें हैं लेकिन इसके अंदर भी डिवीज़न है। तो ये कुल जो कि मैंने ऑडिबल से पढ़ी है, मैंने ऑडिबल से 4 किताबें पढ़ी। सावरकर पार्ट 1 जिसका पार्ट ए, पार्ट बी, उसके बाद सावरकर पार्ट 2 जिसका फिर पार्ट ए, पार्ट बी है। पार्ट ए 1883 से 1910 तक है, जब वो अ, जब उनका इनिशियल एजुकेशन सारा हुआ, फिर वो लंदन गए, लंदन से आने के बाद जब उन्हें अरेस्ट हुआ लंदन में, उसके बाद जो उन्हें सज़ा सुनाई गई तब तक का। 1910 से 1924 इस पार्ट 1 का पार्ट बी जो है पूरा उनका जो अंडमान में उन्हें कारावास हुआ था, जो उन्हें सेल्युलर जेल में रखा गया था 14 साल, उसके ऊपर है, जो बहुत डिटेल है, जो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो। आप वो वीडियो ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुनिए, वो किताब पढ़िए और उसके बाद आप जजमेंट कर लेने के लिए ओपन माइंड से आप तय कर सकते हैं कि आपको उसमें क्या लगता है और क्या लेना चाहिए। उसके बाद आता है वीर सावरकर पार्ट 2 जो 1924 से 1966, जो कि मुझे बहुत लगता है बहुत बड़ा है। उसमें भी उनके 3 सेक्शंस है दरअसल में, लेकिन राइटर ने उसे पार्ट 1, पार्ट 2 2 हिस्सों में बाँटा है। पार्ट 1 है 1924 से 1937 जब वो रत्नागिरी में थे और जब उनका कंडीशनल रिलीज़ था उनका, जो वो आज़ाद नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें जेल में नहीं रखा गया, इतनी सी बात है। लेकिन उसके बाद भी जिसे हम है ना एक सोशल एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं क्योंकि 1924 से 1937 जो भी उन्होंने काम किया वो सारा सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर था। तो वो है पार्ट 1 ऑफ सेकंड बुक और सेकंड बुक का पार्ट 2 है फ्रॉम 1937 जब वो आज़ाद हुए विद अनकंडीशनल रिलीज़ जिसे बोलते हैं। वो 1931 से लेके 1966 तक। उसमें भी 2 हिस्से हैं, आज़ादी के पहले का और आज़ादी के बाद का। जब हम किताबें पढ़ते हैं, तो हम एक यू नो एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे वी आर इनटू दैट पिक्चर। हम 1983 से लेके 1966 तक हम उनके साथ-साथ चल रहे हैं मानो। ऐसा महसूस होगा, इतनी अच्छी ये किताब है। और ये सारा डेडिकेशन राइटर का है, तो क्रेडिट भी राइटर को जाता है कि बतौर हिस्टोरियन होने के बावजूद सारे चीज़ें जो लिखी है वो फैक्ट्स को पकड़ के ही लिखी है। अपेंडिक्स में और एनेक्सर्स में उन्होंने बताया भी है कि फैक्ट्स कहाँ से लिए हैं, कहाँ का रेफ़रेंस है, किस इंसान का रेफ़रेंस है, किसने मदद की है ये सब इकट्ठा करने में, सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद और उसके साथ-साथ नॉवेलिस्ट की तरह भी उन्होंने काम किया है कि वो हमें गाइड करते हैं या फिर हमें वहाँ पर रखते हैं, उस पोज़ीशन में रखते हैं कि हम वहाँ से देख सकें कि हो क्या रहा है उस वक़्त, कि शायद उस वक़्त क्या हो रहा होगा, हम इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपने मूवी भी देखी है ना तो अ, और ये मूवी का भी क्रेडिट है कि अगर आपने मूवी देखी है तो यू विल रियलाइज़ कि जो आपने इमेजिन किया था ना किताब पढ़ने के बाद, वो काफ़ी रियलिस्टिकली दिखाने की कोशिश की है रणदीप हुड्डा ने मूवी में भी। तो ये उन दोनों का क्रेडिट है। विक्रम संपत का ये क्रेडिट है कि बतौर हिस्टोरियन उन्होंने जो लिखा है, उसके बावजूद एक नॉवेलिस्ट की तरह भी उन्होंने लिखा है ताकि हम भी उससे गुज़रते हैं। वी सफ़र एग्ज़ैक्टली सेम अमाउंट ऑफ पेन ऐसा हमें लगता है एंड दैट्स हिज़ क्रेडिट। और रणदीप हुड्डा का भी क्रेडिट है कि उन्होंने वैसे ही दिखाने की कोशिश की है जैसे हर किसी ने इमेजिन किया होगा। तो ये किताबें बहुत इंटरेस्टिंग हैं और मैंने ऑडिबल से पढ़ी है, तो मेरा ऑडिबल से मैंने सुनी है। तो मेरा लिसनिंग टाइम 50 घंटे का था, ये चारों किताब पढ़ते वक़्त, जो टेक्निकली 2 किताब है। अगर आप पन्नों के हिसाब से देखने जाएँ तो 2000 पन्नों की किताब है।
50 घंटे का लिसनिंग टाइम है और मैंने इसमें से कोई भी बात टेक्स्ट बुक में पढ़ी नहीं थी। तो हमने सारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो भी रिवॉल्यूशनरी पार्ट था ना, वो बहुत मिस किया है हमने। तो वो सारा आप यहाँ पे मिस नहीं करोगे। आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये जो सारे रिवॉल्यूशनरीज़ चल रहे थे, दो इनमें से किसी ने भी सावरकर जी को मेंटोर नहीं माना था इन इन एनी टर्म्स। लेकिन उन लोगों ने उन सब ने सावरकर जी ने लिखे हुए जो किताबें थी, उन सबको मेंटर माना था। तो अगर आप आज़ाद हिंद फ़ौज की बात करते हो, अगर आप भगत सिंह और आज़ाद जी की बात करते हो, तो उन सब ने 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ी थी या फिर उसी को अपने ऑर्गेनाइज़ेशन का कॉन्स्टिट्यूशन मानते हुए फिर आगे खुद की ऑर्गेनाइज़ेशंस खड़ी की थी। हमने 1924 तक जो हुआ था सावरकर जी के साथ वो सब पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन का काल कुछ कम स्ट्रगल से भरा नहीं था। हमेशा स्ट्रगल्स उतने ही थे। उन्हें उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था, उनके पास नौकरी करने के लिए नौकरी नहीं थी क्योंकि उनकी कोई भी डिग्री वैलिड ही नहीं थी। अ, उन लॉ करने के बावजूद ब्रिटिशर्स ने लंदन से बोल दिया था कि ये डिग्री हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते। यहाँ का उनका जो बैचलर ऑफ आर्ट्स था वो डिग्री भी उनसे छीन ली गई थी। तो उनके पास फ्रीलांसर की तरह काम करने के अलावा ज़्यादा कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिले ऐसा कुछ काम नहीं था। उन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई किया था कि अ, जिस किसी पॉलिटिकल प्रिज़नर को आपने कैद किया, उसे आप पेंशन देते हो तो मुझे भी दे दीजिएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अ, अब ये जब आप दूसरा पार्ट पढ़ोगे ना, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि इतना सब कुछ पार्ट 1 का सारा स्ट्रगल है, पार्ट 2 का खुद का अलग स्ट्रगल है, लेकिन ये सब करने के बावजूद रिकॉग्निशन उन्हें नहीं मिला, जितना उन्हें मिलना चाहिए था। इसकी जब मैं ये किताब पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी 2 कारणें थे, 2 वजह ज़्यादा उभर कर सामने आई मेरे और वो ये थी कि एक कि वो शहीद नहीं हुए कहीं भी। वो आखिर तक ज़िंदा थे। फ्रीडम इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद भी वो ज़िंदा थे और उस वक़्त बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी थी हर एक के साथ, उनकी और उनके पार्टी की भी। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हर किसी ने उन्हें क्रेडिट देने से टू बी वेरी फ्रैंक इनकार कर दिया, मना कर दिया, इन अ डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे। एंड द सेकंड थिंग वाज़ कि वो जो पढ़ते थे या फिर वो जो सोचते थे ना, वो सिर्फ़ सोचते नहीं थे, वो लिख कर बता भी देते थे। और सिर्फ़ लिखते नहीं थे, वो पब्लिश भी हो जाता। तो उनका हर एक ख़्याल, उनकी हर एक सोच पब्लिश्ड हो चुकी थी। तो अगर वो किसी के अगेंस्ट भी है, किसी के विचारों के भी अगेंस्ट है, तो वो लिख लेते थे, वो पब्लिश भी हो जाता था। और इसकी वजह से भी शायद बहुत सा एजिटेशन जो बोलते हैं ना कि जो पार्टी पावर में है, उनका गुस्सा इनके ऊपर निकलता था हमेशा। तो ये हमेशा 2 बातें रही थी जिनकी वजह से उन्हें क्रेडिट नहीं मिला और टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन द कम्युनिटी ही बिलॉन्ग टू उनके अगेंस्ट भी ज़्यादा गुस्सा लोगों में होने के कारण भी उन्हें वो जो चाहिए था रिकॉग्निशन वो कभी नहीं मिला। ही ऑलवेज़ वाज़ साइडलाइन्ड टू बी वेरी फ्रैंक। उन्होंने 1924 से 1937 जब उन्हें कंडीशनल रिलीज़ था, जब उन्हें कहा गया था कि तुम पॉलिटिकली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते और वो हुए भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो भी आर्टिस्टिकली कोई भी थिएटर प्लेज़ लिखे हैं, जो बाद में इनैक्ट भी हुए हैं या फिर उन्होंने जो कोई भी भाषण भी दिए, उसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स की इतनी कड़ी नज़र थी कि अगर किसी भी भाषण में एक भी लाइन डाउटफुल लगी तो उन्हें समन किया जाता था। उन्हें मैजिस्ट्रेट के पास या तो बुलाया जाता था या तो वार्निंग भेजी जाती थी कि आपने ये लिखा है तो आपने क्यों लिखा है? इसका क्या मतलब है? आप ये पॉलिटिकली भड़काने की कोशिश कर रहे हो लोगों को। और ऐसा कह के प्रेशराइज़ कर के हमेशा साइडलाइन रखने की कोशिश की गई थी। उस वक़्त उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका था जो उन्हें 1920s और 1919s में रियलाइज़ हुआ था जो खलीफत मूवमेंट से भी पहले जेल में उन्होंने देखा था। उन्हें ये दिखा था कि हिंदूज़ आर डिवाइडेड और उसके अगेंस्ट बहुत हर एक रिलीजियस मतलब क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और वो जो अगर कन्वर्ट होते भी हैं, तो वो लोग साइडलाइन्ड ही रहते हैं। ना उन्हें वहाँ से कोई अपनाता है, ना कोई उन्हें यहाँ से अपनाता है। इस बात को लेके और इन जनरल जो डिवाइडेड हिंदूज़ थे, उन्हें इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाना बहुत शुरू किया। उन्होंने सोशल रिफॉर्म के लिए सप्तपदी नाम से उनके रिफॉर्म्स थे कि 7 कंडीशंस जो हमने एबॉलिश करने चाहिए अब हिंदुइज़्म से ताकि हम इकट्ठा एक साथ एक कम्युनिटी के नाम से उभर पाएँ आगे। और उसमें से काफ़ी ऐसे थे कि आप
समंदर के पार गए तो फिर आप हिंदू नहीं हो। ये जो पुरानी सारी कंडीशंस थी या फिर ये सारे जो चीज़ें थी जिसकी वजह से हिंदू एज़ अ कम्युनिटी हम डिवाइडेड भी थे और एक दूसरे के ऊपर ऑथोरिटी और हायरार्की लेके चलते थे। कास्टिज़्म था बहुत सारा, छूत-अछूत थी। तो ये सब हटाने की उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने पतित पावन मंदिर स्थापन किया और उन्होंने ये शुरू किया कि हम मैं किसी के भी साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ। अगर मुझे कोई बुला रहा है खाने के लिए तो फिर मैं उन्हीं के साथ बैठूँगा जिन्हें आप मंडप के बाहर खाना खिला रहे हो जस्ट बिकॉज़ वो अछूत है। तो मैं उनके साथ खाना खाने बैठूँगा लेकिन मेरी कंडीशन है कि आप उन्हें भी खाना खिलाएँ और मैं वहीं पे बैठूँगा, मैं सामने आऊँगा नहीं। तो ये जो सारा मॉरल ग्राउंड्स पे जीने का तरीका था उनका, ये उन्होंने जीना शुरू किया और ये दिखाना शुरू किया और ये एक साथ लोगों को लाना शुरू किया। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षूद्र नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, ऐसी बातें कहकर एक साथ लाना, वैसे राइट-अप्स लिखना, वैसे लोगों को भाषण देना, वैसे नाटक लिखना और एक साथ सबको लाकर एक जो वहाँ के उस वक़्त के रत्नागिरी में सोशल रिफॉर्मिस्ट थे या फिर सोशलिस्ट थे, वो सब आकर ये मान गए थे कि जो काम उन लोगों ने 20-30 सालों में नहीं किया है, वो 7 सालों में सावरकर जी ने करके दिखाया है। इस सेम मोमेंट में सावरकर जी के जो कनेक्ट्स थे, उन्होंने रत्नागिरी में रहते हुए बी.आर. अम्बेडकर जी को बहुत बार मिलने की कोशिश किया, फिर उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन समहाउ वो कभी मिल नहीं पाए उस वक़्त। उनकी और गांधी जी की जो पहले ही बनती नहीं थी, ख़याली डिफरेंस जो उनके रहे थे हमेशा, वो और ज़्यादा बढ़ने लगे थे बिकॉज़ अ उस वक़्त गांधी जी को ने जो एक्शंस लिए थे, जो स्टेप्स लिए थे, वो इनके लॉजिकल थिंकिंग के और रैशनल थिंकिंग के बहुत ही खिलाफ थे। और उनका हमेशा सबको या फिर टू बी वेरी फ्रैंक हिंदू लोगों के अलावा बाकी सबको अपना कहना और उनकी गलती होने के बावजूद उन्हें अपना कहना और जिन्होंने अगर किसी भी हिंदू से कोई गलती होती है तो उसे या फिर टू बी वेरी फ्रैंक सिर्फ़ छोटी गलती नहीं लेकिन किसी भी एक्टिविस्ट को या फिर टू बी वेरी फ्रैंक भगत सिंह जी का जो उदाहरण था कि उन्होंने ज़्यादा स्टैंड नहीं लिया उनके अगेंस्ट, तो ये सारी जो बातें थी गांधी जी की, इनकी वजह से उन दोनों में डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ने लगा था बिफोर फ्रीडम। लेकिन आफ्टर हिज इन रिलीज, अनकंडीशनल रिलीज, एक बार बी आर अम्बेडकर जी ने कहा भी था और जो इसमें लिखा भी है, आप अगर सही में किताब पढ़ोगे ना ये, तो इसमें जो उन लोगों के भाषण हैं, जो उन लोगों के फेस टू फेस कन्वर्सेशंस है, वो बहुत अच्छे तरह से पॉइंट आउट है और वहाँ पर आपको सावरकर जी की रैशनल थिंकिंग, उनकी लॉजिकल थिंकिंग आपको दिखाई देती है एंड यू विल फील इम्प्रेस्ड। आप उसे इग्नोर नहीं कर पाते और यू विल रियलाइज कि ही वॉज गुड एंड एक्यूरेट इन मेनी ऑफ हिज टर्म्स ऑन मेनी ऑफ हिज पॉलिसीज। उन्होंने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रिपेयर करके रखा था कि जब 1945 से पहले जब बातें शुरू हो रही थी, 1940 तक एक्चुअली जब बातें हो रही थी कि हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे इंडिया को, तब जो कॉन्स्टिट्यूशंस की जरूरत थी या फिर जो मांग की गई थी, कांग्रेस ने एक सबमिट किया था, मुस्लिम लीग ने एक सबमिट किया था और हिंदू महासभा ने एक सबमिट किया था। तो जो हिंदू महासभा ने सबमिट किया था वही उसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मानते हुए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन 1950s में आया भी, तो वो बहुत सा बेस्ड था सावरकर जी ने सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ही वाज क्वाइट इन लाइन विथ व्हाट वी नीड और ही वाज क्वाइट इन लाइन कि हमें करना क्या चाहिए, लेकिन तब उनकी किसने सुनी नहीं। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि जिन्ना और सावरकर ये दोनों लोग बहुत अपोजिट भी है, लेकिन ये दोनों एक एक बात मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम ये दो अलग नेशंस है एक ही कंट्री में और ये नेशंस एक साथ रह नहीं सकते। अगर रहना चाहते हैं तो फिर सावरकर जी का कहना था कि वन पर्सन वन वोट, माइनॉरिटी वगैरह ऐसी कोई बात नहीं, यू आर ऑलरेडी 25%, तो कोई अलग आपको स्टेटस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कोई अलग रिजर्वेशंस नहीं मिलेंगे। हर एक जैसा हिंदू जीता है वैसे ही आपको भी जीना चाहिए और आपको वैसे अलाउ किया जाएगा, लेकिन नो फर्दर एलिवेटेड स्टेटसेस। वहीं उसी और जिन्ना का कहना था कि हम कल्चरली बहुत अलग-अलग हैं और हमें अलग स्टेट ही चाहिए, व्हिच एंडेड अप बीइंग देयर। उसमें जिन्ना और नेहरू आखिरकार एक हो भी गए थे। एक कंडीशन 6 मई का कोई रेज़ोल्यूशन था जिस पर दोनों ने साइन भी किया था और जिन्ना ने कहा था ठीक है, इफ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, आई एम फाइन कि हम 2 नेशंस नहीं माँगेंगे।
लेकिन फिर वहाँ पर उस टाइम पर नेहरू जी ने कुछ कमेंट कर दी जिसके बाद सब कुछ फिसल गया और इंडिया गॉट डिवाइडेड। तो वो भी सारी बातें क्या थी आप ज़रूर इस किताब में पढ़िए। इन सब के चलते और सावरकर की जी का जो हमेशा से एक स्टैंड था कि हमें अखंड भारत ही चाहिए और उसके साथ-साथ आप ये रियलाइज़ करिए कि जब 1940s आ चुका था तब तक उनकी उम्र 65 हो चुकी थी और उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अ, उनका साथ नहीं दे रही थी बिकॉज़ ऑफ अ, व्हाटएवर ही स्ट्रगल्ड, बिकॉज़ ऑफ द सेल्युलर जेल, बिकॉज़ ऑफ द रत्नागिरी स्टे, बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर ही वेंट थ्रू। तो इतना सब कुछ होने के बाद उनकी हेल्थ डिग्रेड होना शुरू हो चुकी थी, तो वो साथ नहीं दे पा रहे थे। तो वो वहाँ थे भी, लेकिन वो वहाँ थे भी नहीं। तो 1940 टू 43 तक तो उन्होंने रेज़िग्नेशन दे दिया था हिंदू महासभा से। इन मीन टाइम मतलब जब वो अनकंडीशनली आज़ाद हो चुके थे आगे, कांग्रेस वांटेड हिम इन देयर पार्टी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया बिकॉज़ ऑफ द लॉजिकल डिफरेंसेस। इतना होने के बाद फिर उन्हें हर तरह से साइडलाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक़्त तक रायट्स बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके थे। रिलीजियस रायट्स, हिंदू-मुस्लिम रायट्स शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से फिर उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। उनके 2 मुद्दे थे। एक कि हिंदुइज़्म ऑफ पॉलिटिक्स और मिलिटराइज़ेशन ऑफ हिंदूज़, कि आप ये सिर्फ़ हिंदुओं को या फिर उनकी रिलीजियस एस्पेक्ट को साइडलाइन करके बाकी सब पॉलिटिक्स में इंक्लूड करना बंद कर दो और जो हिंदूज़ हैं उन्हें उनका कहना था कि आप मिलिटराइज़ेशन शुरू कर दो, आप आर्मी में जाना शुरू कर दो क्योंकि अगर सच में बाद में डिवीज़न होने लगा जो इंडियन मुस्लिम लीग ऑलरेडी माँग रही थी डिवाइडेड कंट्रीज़, अगर वैसा सही में हो गया तो फिर आपकी रक्षा करेगा कौन? आपको खुद की रक्षा करना आना चाहिए, इसलिए आप मिलिटराइज़ेशन शुरू कर दो, आप आर्मी में जाना शुरू कर दो, ये उनका प्रोपेगेंडा था। और बाद में ये भी रियलाइज़ हुआ कि जब अ, उनके कहने की वजह से जो बहुत ज़्यादा महाराष्ट्रियंस हैं और बाकी सारे लोग हैं जो आर्मी में जाना शुरू हो गए थे। यही सारे लोग थे जो बाद में कैद हो गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के चलते और जो वहाँ से कैद हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने जब उनकी आज़ाद हिंद फ़ौज बनाई, तो उन्होंने इन्हीं लोगों को आज़ाद कर दिया था जर्मनी और जापान में जाकर और फिर इन्हीं के चलते 25,000 की फ़ौज बनाई थी। तो सावरकर जी का अम्बेडकर जी के साथ का क्या ताल्लुकात थे? उनके गांधी जी के साथ कितने डिफरेंसेस थे? सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर क्या रोल प्ले है? यहाँ पे भगत सिंह और सावरकर जी का क्या कनेक्शन था? नेहरू जी का और सावरकर जी के क्या-क्या क्या डिफरेंसेस थे? और वो डिफरेंसेस आफ्टर इंडिपेंडेंस कितने ज़्यादा बढ़ गए थे और हेट्रेड कितनी बढ़ गई थी उनके नाम से, सावरकर जी के नाम पर हेट्रेड कितनी बढ़ाई गई थी। ये सारी बातें पढ़ने जैसी है और समझने जैसी है कि ताकि ये सब रिपीट ना हो, जो अभी हो रहा है उसके चलते। तो आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद इस किताब में भी और मूवी में भी दोनों में ये बात कही गई है कि आयरॉनिकली जिन्हें शहीद होने में बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस होता था, ऐसे सावरकर जी थे। लेकिन ये शहीद होना नसीब हुआ गांधी जी को और गांधी जी जो हमेशा सत्याग्रह की और अनशन की बात करते थे, उनका मर्डर हुआ। लेकिन सावरकर जी को बाद में जब आखिरी वक़्त दिनों में सावरकर जी ने ठान लिया था, उन्होंने खाना छोड़ दिया था। उन्होंने चाय पीना तक छोड़ दिया था, सिर्फ़ पानी पीते थे और अ, ऐसे करते उन्होंने उनका एक आखिरी लेख भी है या फिर राइट अप भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अ, आत्महत्या और देहदान में क्या फ़र्क है और देहदान नहीं, शब्द कुछ अलग है टू बी वेरी फ्रैंक। मैं मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको बता देता हूँ कि शब्द क्या था, लेकिन उनका ये आखिरी अ, एसे था जो उन्होंने पब्लिश किया था जिसके 1 महीने के अंदर ही फिर वो चल बसे। तो फिर इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद और इतनी अप्स एंड डाउन्स वाली ज़िंदगी होने के बावजूद, जैसा मैंने पहले कहा था कि लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग उतनी उनकी इतनी ज़्यादा राइट थी और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि कोई कोप अप नहीं कर पाया। और इवन ब्रिटिशर्स को भी उनके साथ कोप अप करने से बेटर ये लगा कि यार भाग के जा ही रहे हैं तो फिर ऐसे बंदे के हाथ में गवर्नमेंट दे देते हैं या फिर देश दे देते हैं जो अपनी सुन तो ले एटलीस्ट। ऐसे करते हुए मुझे लगता है कि ज़्यादातर ये कंडीशन रही होंगी जिसकी वजह से फिर कांग्रेस आगे आई। फिर कांग्रेस ने उसके बाद जो पहले जनरल इलेक्शंस होने वाले थे उस वक़्त तक हिंदू महासभा, सावरकर जी और आरएसएस और सबको इल्लीगल करार करते हुए ऑलरेडी जेल कर दिया था, तो वो अल्टीमेटली वही सत्ता में आए वापस। उसके बाद की भी बहुत बड़ी कहानी है जो आप किताबों में ही पढ़ें। मैं आपको फिर से एडवाइस करना चाहूँगा कि आप किताब पूरी पढ़ें। 50 घंटे की किताब है, मैं आपको 10 मिनट में सब कुछ नहीं बता पाऊँगा। और
रणदीप हुड्डा ने बहुत अच्छी मूवी बनाई है। लेकिन अगर आप उस किताब पढ़ने के बाद मूवी देखोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि लिटरली सिर्फ़ बीच-बीच में से 2-2 पन्ने निकाल कर उसका स्क्रीन पे लिख कर मूवी में लाने की कोशिश की है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। हम ना पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर, ना एक-दूसरे को ऐसे सुना सकते हैं और ना ये मूवी में दिखा सकते हैं। और मैं वापस एक बार आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हो तो आप बीच-बीच का कंटेंट उठाकर आपके विचार ना बदलें। आप वो पूरा कंटेंट पढ़ें और फिर डिसाइड करिए कि आपको क्या लगता है, क्या सही था, क्या गलत था। बिकॉज़ अ, उनके जैसे राइटअप्स रहे, उनके ख़्याल का फ्लो जैसे रहा है, इट्स वेरी ईज़ी कि बीच में से 2 पैराग्राफ पढ़ लिए, 2 लाइन पढ़ लिए और कुछ अपना यू नो अपना ही कुछ अलग स्टैंड लेके फिर कुछ बोल दिया। तो आई वुड अर्ज यू कि आप वापस किताब पढ़ें और आपको ये किताब कैसी लगी मुझे बताएँ। मैंने अभी 5 मिनट पहले किताब पढ़ना ख़त्म किया है। तो दिस इज़ अ वेरी स्पॉन्टेनियस बुक रिव्यू फॉर यू। जैसा मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है, वैसे के वैसा मैंने आपके सामने मेरे ख़्याल और उस बुक का रिव्यू मेरे ख़्यालों से लाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। कमेंट सेक्शंस में मुझे आप ज़रूर बताएँ आपको कैसा लगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अलविदा।